Hello everyone, how are you? I hope that you will be very fine. I am also very fine. Today I am going to discuss very important chapter named as electromagnetic induction. First of all, we define electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? What is meant by electromagnetic induction? The phenomenon of producing EMF across a conductor due to changing magnetic field is called electromagnetic induction. In this chapter, first of all, we define magnetic flux, and then after we study about how to produce EMF across a conductor. कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस चैप्टर को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट और आईआईटी के लिए। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम से ही देखिए सब कुछ हेडिंग में ही छिपा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलिए देखिए इसमें क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि इसमें जो है इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रो फॉर यहां पर इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। मतलब कि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी कंडक्टर में जो है करंट जो प्रोड्यूस होता है, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण किसी कंडक्टर के अक्रॉस सबसे पहले ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो कंडक्टर के अक्रॉस जैसी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो निश्चित रूप से इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। कब? जब सर्किट पूरा रहेगा तब। सर्किट ओपन होता है तब तो यार उसमें करंट ही नहीं फ्लो करता है, लेकिन जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इन इंटरनल सर्किट करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहने का ये मतलब कि एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट किसको बोला जाता है? जैसे देखिए ना, आपको मैंने बताया था कि बैटरी के अंदर जो सर्किट होगा डेट इज कॉल्ड इंटरनल सर्किट। अब बैटरी के आउटसाइड जो सर्किट कहलाएगा डेट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में जो होता है करंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन इंटरनल सर्किट में करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्लियर है ना? तो चलिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है और ये आपके नीट और आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से 12th में भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फ्राइडेज लॉ भी पढ़ेंगे, लेंज लॉ भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखिए, जिस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल से पहले हम लोग जानेंगे ना कि ये होता क्या है। देखिए, सब कुछ हेडिंग में छिपा होता है। तो इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रो फॉर यहां पर हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, और मैग्नेटिक फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन के मतलब तो समझ ही रहे हैं आप लोग। इंडक्शन के मतलब आप लोग समझ रहे होगा कि इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना। इसका मतलब कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी कंडक्टर के इंड के क्रॉस ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है ना? तो किसी भी कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में आप मूव कराइएगा तो क्या होगा, उस कंडक्टर के इंड के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये इंड्यूस होता है ड्यू टू चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी कंडक्टर के इंड के क्रॉस, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करते हैं। जैसी ईएमएफ इंड्यूस होगा तो आप क्या उम्मीद करते हैं, निश्चित रूप से क्या होगा, उस
उसके थ्रू क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा ना। इसका मतलब कि जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो करेगा। कब? जब सर्किट पूरा हो जाएगा तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट होगा, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं, आप खुद समझिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या ये भी डिफाइन कर सकते हैं, द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अरे यार, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो करेगा, बिना ईएमएफ के करंट कैसे फ्लो करेगा? आप खुद समझिए। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, द फिनोमेनन ऑफ फिनोमेनन, या इवेंट लिख सकते हैं, द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन ऑफ the phenomenon of induction of EMF across the ends of a conductor due to changing magnetic field is called electromagnetic induction। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने क्या बताया? ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है, यानी द इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? जैसे आप लोग पढ़े होइएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जस्ट लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां पर ई डॉट ए पढ़ते थे, यहां पर बी डॉट ए पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स it is defined as the dot product of magnetic field and area vector, या vector area, that is phi is equal to b dot a होता है। phi is equal to b dot a। इसको फर्दर क्या लिखेगा? बी ए cos theta, where theta is the angle between b and a, where theta is the angle between b and a vector। अब यहां पर देखिए, थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होते जाएगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तब क्या सब होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन
थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब देखिए ना, यही कोई सरफेस है नहीं, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका एरिया वेक्टर में क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल मान करके चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा ना। जैसे ही 0 होगा तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर बी डॉट ए, बी ए कॉस 0 डिग्री। व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री, 1। दिस इज बी ए। कॉस थीटा का यहाँ पर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो निश्चित रूप से ये फ्लक्स क्या देगा, मैक्सिमम देगा, यानी ये फ्लक्स जो हो गया 5 मैक्स के बराबर हो जाएगा। तब याद रखिएगा मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन क्रिएट होगा, मिनिमम कितना होगा, ये तो हो गया मैक्सिमम। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। हो गया होगा। तो जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसको डिटेल से देखिए, सब कुछ हेडिंग में ही छिपा होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होते रहेगा, तो जैसे ही कंडक्टर को मूव कराइएगा तो उसके इंड के क्रॉस जो होगा फ्लक्स इंड्यूस होगा। इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज के कारण जो किसी कंडक्टर के, मेटेलिक कंडक्टर के इंड के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे से देखिए, मान लेते हैं यही एरिया है सरफेस, तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्लेन के क्या है, पैरेलल है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, प्लेन के पैरेलल है। तो निश्चित रूप से बी से ये कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है ना, तो 90 एंगल बना रहा है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर बी डॉट ए, तो बी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, पूरा को 0 बना देगा। आपको याद कीजिए बी को हम क्या क्या नाम दिए थे, मैग्नेटिक फील्ड, या इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे। मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, इसका कई नेम से आपको मैंने बताया था। इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, और क्या नाम है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मत समझ जाइए, और इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, फ्लक्स डेंसिटी। देखिए फ्लक्स डेंसिटी क्यों बोला गया, जैसे B इंटू ए है ना, यहां से B निकालिएगा तो क्या होगा, एरिया से इधर भाग होगा, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया एक तरह क्या देते हैं, फ्लक्स डेंसिटी का काम कर रहा है कि नहीं, इसलिए हम लोग इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोल देते हैं। तो याद रखने केवल हम बता दिए कि फ्लक्स डेंसिटी क्यों बोला जाता है। चलिए देखिए इधर, जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हुए सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका क्या मतलब था कि यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी भी पढ़े हुएगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी पढ़े हुएगा, यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
तो यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी जो है क्या, कहने का मतलब कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया जितना होगा दैट इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी, इसलिए बी को हम लोग फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, रियल में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही होता है, मतलब कि किसी मैग्नेट के कारण, किसी पोल के कारण, साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, उसके कारण चारों तरफ फील्ड कहाँ तक होगा, इन्फिनाइट तक। किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना होता है तो आप क्या ले जाते हैं, आप यूनिट नॉर्थ पोल ले जाते हैं। यूनिट नॉर्थ पोल पर जितना फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कोई पोल है नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो मान लेते हैं यहाँ नॉर्थ पोल है, तो इसके कारण फील्ड कहाँ तक लाई करेगा, इन्फिनाइट तक। तो इसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन इन्फिनाइट तक फील्ड को मेजर करना पॉसिबल है क्या, कहने का मतलब कि यहाँ पर फील्ड एक तरह के क्या हो गया, इफेक्टेड रीजन हो गया। तो इफेक्टेड रीजन इन्फिनाइट तक मेजर करना पॉसिबल है, नहीं है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड केवल लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही लेकर के चलना है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक तरह के क्या हो गया, इफेक्टेड रीजन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द इफेक्टेड रीजन अराउंड ए पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये एक तरह का रीजन ना हो गया, एरिया। तो इन्फिनाइट तक एरिया, इसको आप मेजर करना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए फाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फाइन मैग्नेटिक फील्ड कहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही समझना है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग समझते थे फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रियल में यदि देखा जाए तो चार्ज के चारों तरफ इन्फिनाइट तक जो इफेक्टेड रीजन होता था उसी को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब वो एरिया इन्फिनाइट तक निकालना पॉसिबल है क्या, नहीं। इसलिए फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझना है। क्या समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहने का तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा तो नेट फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। इसको हम लोग मिनिमम फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर मिनिमम यहाँ पर कॉस निगेटिव होता तब ना होता, -1/2। देखिए फ्लक्स का डायरेक्शन होता है, आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी डायरेक्शन होता है, तो वहां पर भी फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू जो होता है 0 होता है। गलती से -bm मत कर दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप फंसिए उसमें, क्योंकि स्केलर यहाँ पर है, डॉट प्रोडक्ट है, तो फ्लक्स क्या होगा, स्केलर। तो लोग समझता है कि मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा ना। तो मिनिमम कितना वैल्यू होता है कॉस का, -1 होता है। कॉस का वैल्यू जो लाई करता है कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से लेकर के +1 तक लाई करता है। तो +1 के केस में तो मैक्सिमम हो गया है, तो मिनिमम के केस में क्या कर देता है लोग, -1 कर देता है कॉस का वैल्यू। तो कॉस का वैल्यू -1 कर देगा तो क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा ना, जो कि गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो मिनिमम वैल्यू फ्लक्स का क्या होता है, 0 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब भी किसी का डायरेक्शन होगा तो जितना निगेटिव होगा वो मिनिमम नहीं बोलना है, वो भी मैक्सिमम ही देगा। क्लियर है। तो यहाँ पर -b क्या दे देगा, फ्लक्स जब -b होगा तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। कैसे से देखिए, ये हो गया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमम वैल्यू फ्लक्स का क्या होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट केस, जब एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा, देन फाई बराबर BA cos 180। cos 180 क्या होता है, -1 -BA। तो इसको मैक्सिमम मत बोल, सॉरी इसको मिनिमम मत बोल दीजिएगा, ये भी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ही है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, पहले वाला का जस्ट अपोजिट है। क्लियर है ना। तो फाई
का वैल्यू देखिएगा तो यहां पर भी ये फाई क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू, बट इट्स डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट of previous maximum flux. प्रीवियस मैक्सिमम फ्लक्स मतलब जहां पर थीटा हम लोग 0 डिग्री लिए थे, at which थीटा इज 0 डिग्री। जहां पर 0 डिग्री हम लोग थीटा लिए थे वहां पर जो मैक्सिमम था उसके जस्ट ये क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो याद रखिएगा फ्लक्स का डायरेक्शन होता है। अब चलिए इसको आगे हम लोग देख रहे हैं। इस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगा दोनों का, एरिया वेक्टर और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखें ना, ऐसा है, निश्चित रूप से इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। एक्चुअली ये इस तरह सरफेस को रखे हैं, देखिए जैसे देखिए ये कॉपी है या कोई बुक ले लीजिए, ये बुक है, तो सरफेस ऐसा है तो निश्चित रूप से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। अब बी का डायरेक्शन यदि इधर हो जाए तो एंगल क्या हो जाएगा, 180 बन जाएगा कि नहीं, बोलिए। बी का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। यही एरिया है, सरफेस है। तो यहां पर फ्लक्स क्या हो गया, यहां पर भी मैक्सिमम ही मिला लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर है? तो याद रखिएगा फ्लक्स माइनस में रहेगा तो वो भी क्या होगा, ये माइनस है यानी कॉस का वैल्यू -1 होगा तो क्या हो गया, मैक्सिमम ही रहेगा। तो चलिए देखिए इधर यहां से एक बात क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्लक्स का यूनिट आप क्या लिख सकते हैं। तो चलिए फ्लक्स का हम लोग यूनिट देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इधर तो इरेज कर सकते हैं ना, इसका यूनिट एंड डायमेंशन आप कैसे देखिएगा, देखिएगा यूनिट में क्या लिखिएगा, यही पढ़े थे ना, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का तो कोई यूनिट होगा नहीं, इसका आप लोग टेस्ला पढ़े थे, इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसको आप टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को वेबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेबर। इसको शॉर्ट में हम लोग WV से डिनोट करेंगे। आप लोग याद रखिएगा वेबर साइंटिस्ट का नाम है। जब भी कोई साइंटिस्ट का नेम होता है तो फुल फॉर्म लिखिएगा यूनिट में तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और 2 लेटर से जब दिखाते हैं तो फर्स्ट कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल। ये यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोग 11th में रूल पढ़े होइएगा कि यूनिट कैसे लिखा जाए। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए, इसका नेचर क्या होगा। निश्चित रूप से डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होता है ना, बोलिए आप। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो निश्चित रूप से फ्लक्स क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यूनिट हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, या उसी को हम लोग वेबर बोलेंगे। इसका डायमेंशन क्या लिख सकते हैं,
तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन जो हो जाएगा क्या था, बी ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का तो डायमेंशन होगा नहीं। बी को क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाय फुल स्ट्रेंथ, याद कीजिए पढ़े हुएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर। फुल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर, तो एम्पियर का हो जाएगा आई, मीटर का हो जाएगा एल, और ए है एरिया, तो एल स्क्वायर और कॉस थीटा 1। तो देखिए ना, एक एल कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो बच जाएगा आपका क्या, एम टी माइनस एम एल टू टी माइनस 2, और क्या बचेगा, आई माइनस 1। ये रहा डायमेंशन। बोलिए, ठीक है यहां तक। तो डायमेंशन आप किसी का याद मत कीजिएगा, आपको मैंने बताया था कि एम एल टी टेला याद रखना है, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, यही था ना, एम एल टी टेला। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, फर्दर टी जो है टेम्परेचर, और ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ई फॉर एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का याद रखिएगा, और एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, वर्क का, इतना यदि आप याद रखते हैं तो पूरा दुनिया का जितना भी होगा डायमेंशन निकालने के लिए सब का निकाल सकते हैं। तो नोट कर लिए हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग। तो चलिए, ये था -2 पावर, और ये -2। तो उम्मीद करते हैं आप लोग फ्लक्स के बारे में अच्छे से समझ गए होइएगा। तो फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू जो होता है कितना होगा, 0 होगा, और मैक्सिमम प्लस बी ए या माइनस बी ए। तो माइनस साइन वहां पर क्या बताता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बताता है। क्लियर है ना, क्योंकि फ्लक्स का डायरेक्शन होता है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आप लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होता था, मैग्नीट्यूड भी होता था, लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करने के कारण वो स्केलर हो गया था। क्लियर है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कैसे नहीं ओबे किया, ये 11th में डिटेल से आपको बताया गया होगा कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे, उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होते हुए भी वेक्टर नहीं होने का रीजन क्या है कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। चलिए, हो गया ना। इरेज कर दे। ये फ्लक्स सोला जो है, डिफिनेशन जो है पूछा जाता है 12th में, तो आप रेडी कर लीजिएगा, कभी कभी आते रहता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। तो चलिए, अब तक हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब कि द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Then after I have studied about magnetic flux. What is magnetic flux? It is defined as the dot product of magnetic field and area vector. That is phi is equal to V dot A. तो B dot A के बीच जो थीटा एंगल था, जिसके कारण डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला A डॉट B क्या होता है, A B cos थीटा होता है। तो B A cos थीटा हो जाएगा, where theta is the angle between A and B। अब चलिए हम लोग इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। ऐसा क्वेश्चन एकदम दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट आंसर ही मैन में रखना है।
कह देगा द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी ए में, बी में माइनस बी है, सी में 0, डी में ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन टिक कीजिएगा? तो मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट लोग इसको मार देगा, अरे यार ये आंसर होगा, ये भी तो मैक्सिमम है, डायरेक्शन केवल अपोजिट है। क्लियर है? क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी ए में बी में 0, सी में माइनस बी ए, डी में बी टू बी ए। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये आंसर है। तो मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होता है 0 और मैक्सिमम आइदर बी ए या माइनस बी ए। निगेटिव साइन वहां पर क्या बता रहा है? डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। क्लियर है ना? तो नोट कीजिए इसको, एक क्वेश्चन को आप रेडी रखिएगा, कैसे नहीं होगा। नीट और आईआईटी निकालना काफी आसान होता है। लिख लिए भैया आप लोग। ठीक है? यहां तक चलिए, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या था? वहां पर आप लोग पढ़े थे कि जब भी कोई क्लोज सरफेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे नेट फ्लक्स क्या होता था? 0 होता था। वहां पर कंडीशन क्या था कि फील्ड जो होगा यूनिफॉर्म होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन वही जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस 0 नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, नेट फ्लक्स जो होगा क्लोज सरफेस से 0 होगा। ऐसा क्यों? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मे बी क्लोज मे बी ओपन। तो स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है ओपन होता है, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज होता है। इसी चैप्टर में आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इंड्यूस करंट के कारण सबसे पहले क्या हुआ था? इंड्यूस ईएमएफ हुआ था, फिर उसके कारण इंड्यूस करंट हुआ था, नहीं तो उसके कारण इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है क्लोज होता है। तो इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। आपको वहां पर मैंने केवल लिखवा दिया था कि मे बी क्लोज मे बी ओपन। तो स्टैटिक चार्ज के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओपन होता है, ऑलवेज ओपन होता है। लेकिन वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। क्लियर है ना? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज दे देगा। क्लियर है? तो चलिए आज इसमें हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको बताया गया था मैग्नेटिक में कि ये ऑलवेज क्लोज होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? देखिए इधर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, देखिए सारा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैट से मिलता जुलता है, केवल थोड़ा सा चेंज है।
यहां पर भी जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे कि दो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि वहां पर दो पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको मैंने लिखवाया भी था और ये शॉर्ट आंसर में 12th में पूछता भी है। तो एक्चुअली ये हम फाउंडेशन बैच के लिए पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन प्लस नेट प्लस आईआईटी। ये टारगेट के लिए नहीं है। टारगेट वाले जो है, जिनका बेस काफी कमजोर है, वो देख सकते हैं इस वीडियो को, और जिनका बेस ठीक है वो मत देखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बोरिंग फील होगा, लगेगा कि एकदम बहुत स्लो में पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और बहुत नीचे से पढ़ा रहे हैं, मतलब कि जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, जीरो से हाई लेवल इसमें ले जाएंगे। तो फाउंडेशन बैच में यानी 12th वाले बैच में जो है यही होता है ना कि जीरो लेवल से उसको आईआईटी और नेट तक पहुंचाया जाता है, यानी जीरो से हाई तक। तो आप खुद समझिए, वो बेचारा 10th पास होकर के 11th 12th में आता है, तो 11th के बाद 12th में आया, तो उसके पास उतना माइंड डेवलप नहीं ना है, और 11th में अच्छा से लोग पढ़ता भी नहीं है। क्लियर? तो यदि हम स्लो नहीं चलेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं वो उसको ऊपर से पार कर जाएगा। तो जैसा देश वैसा टीचर को भेष बदलना चाहिए। यही टारगेट बैच रहता, तब तक ये हम 30% खत्म किए हुए होते। तो टारगेट के अकॉर्डिंग जो है, उसमें भी टारगेट में यदि डायरेक्ट चला जाता है तो बहुत सारा बच्चा जो है 11th 12th में अच्छा से स्टडी नहीं करता, उसको दिक्कत होता है। तो हम उसको इतना लेकर के चलते हैं ना, बीच बीचवा में न ज्यादा नीचे, उसको बीच बीचवा में लेकर के हाई लेवल तक ले जाते हैं, ताकि वो उसको बोरिंग फील नहीं हो। तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इससे मजा लो यार, आपको बहुत मजा आएगा। आप खुद समझिए, कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराइएगा तो उसके एंड के क्रॉस जो होता है इंड्यूस ईएमएफ होता है और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे फैन आप देख रहे हैं ना, उसमें दो कॉइल रहता है, एक कॉइल में करंट फ्लो होता है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, और दूसरे कंडक्टर पर क्या होता है, टॉर्क लगना शुरू हो जाता है। तो टॉर्क लगेगा तो निश्चित रूप से घूमना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोटर। अब जनरेटर क्या होता है, देखिए इसमें क्या था कि एक कंडक्टर में पहले से करंट फ्लो कर रहा था जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है दूसरे कंडक्टर पर, करंट करेंट कंडक्टर पर क्या लगा दिया, टॉर्क लगा दिया। क्लियर है ना? आप लोग F बराबर आई एल क्रॉस बी पढ़े हुएगा इसके प्रीवियस चैप्टर में, यानी F बराबर आई एल बी साइन थीटा। तब फोर्स लगेगा तो निश्चित रूप से सेंटर के अबाउट टॉर्क लगा देगा, जिसके कारण ये घूमना शुरू हो जाता है। लेकिन वही जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या किए कि कंडक्टर पर टॉर्क लगा तो वो मूव करना शुरू कर दिया। लेकिन जनरेटर में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्लियर है, और उसको जो है दूसरे कंडक्टर को मूव कराया जाता है टरबाइन के हेल्प से। तो जैसे टरबाइन के हेल्प से मूव कराया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, एक में तो करंट फ्लो कर दिया, वहां पर भी दो कॉइल रहता है, जनरेटर में भी, उसमें स्टेटर होता है, रोटर होता है। तो स्टेटर में भी कॉइल लपेटा हुआ होता है, रोटर में भी, तो उतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, उसमें भी दो कॉइल लपेटा हुआ होता है। क्लियर है ना? तो एक में करंट फ्लो करा करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, और दूसरे कंडक्टर को उसमें टरबाइन के हेल्प से उसको घुमा दिया जाता है। तो पावर प्लांट में टरबाइन होता है, लेकिन यहां पर आप देखते हुए ऑटोमोबाइल इंजन होता है छोटा छोटा जनरेटर में, जिसको डीजल इंजन बोलते हैं। तो वही टरबाइन का काम कर रहा है, वो क्या करता है, कंडक्टर को घुमाता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो क्या होगा, कंडक्टर के एंड के अक्रॉस जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ जैसे ही इंड्यूस होगा तो क्या होगा, सर्किट यदि क्लोज हो जाएगा तो हम लोग उसमें देखेंगे करंट फ्लो करना शुरू हो गया, यानी एमीटर रहेगा तो उसका डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट तो आपको दिखाई देगा नहीं।
तो डिफ्लेक्शन एमीटर में शो करना शुरू कर देगा। क्लियर है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि किसी भी मैग्नेट को कितना भी छोटा टुकड़ा में काट दीजिएगा ना, तो उसके पास दो पोल होगा, एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल। तो कितना भी छोटा टुकड़ा में काट दीजिए उसको, तो उसके पास दो पोल रहेगा ही। सिंगल पोल में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। आप खुद समझिए, जब दो पोल रहेगा तो नॉर्थ पोल से क्या होगा, लाइंस ऑफ फोर्स इमिट होगा, और यहां से साउथ पोल में क्या हो जाएगा, इंट्री कर जाएगा। क्लियर? इसलिए ये क्लोज होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है क्या होता है, क्लोज होता है। तो बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्स हो गए, उतना दिखाना पॉसिबल है नहीं, दो को मैंने दिखा दिया। और एक बात और याद रखिएगा कि ऑप्शन में जो है एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है और एक ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। कह देगा कि कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, तब फिर कौन सा ऑप्शन मारिएगा उसको मैं बता रहा हूं। क्लियर है? बहुत सारे लाइंस हो गए, इसमें देखिए अंदर में ऐसा है, तो आपको ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, पूछ दिया कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो यदि ये ऑप्शन में ना देकर के केवल ये दिया हुआ है, तब तो हम इसको टिक कर देंगे। लेकिन एक और ऑप्शन ऐसा दे दिया है, तो ये दोनों में मोस्ट करेक्ट, फिर हम इसको टिक करेंगे। क्लियर है ना? यानी यहाँ पर अंदर में भी डायरेक्शन देखिए, ऐसे गया ऐसे है, तो अंदर में भी डायरेक्शन दिखाया हुआ है, तो ये मोस्ट करेक्ट हो गया। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहले इससे आईआईटी में आ चुका है। तो अंदर में क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन होगा किधर, साउथ से नॉर्थ की तरफ, लेकिन बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब सिंपल समझिए ना, जैसे बैटरी देखते थे ना, तो बैटरी में अंदर में, बैटरी के अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। वही बात यहां पर, ये है प्लस पोलर स्ट्रेंथ, ये है माइनस पोलर स्ट्रेंथ। साउथ पोल का पोलर स्ट्रेंथ क्या लेते हैं, निगेटिव। तो यहां से देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, और बाहर में मैग्नेट का पॉजिटिव टू निगेटिव। याद रहेगा, उसी बैटरी वाले से आप रिलेट करके याद रखिएगा। क्लियर है ना? पूरे फिजिक्स को आप रिलेट करके चलिए, बहुत आसान फिजिक्स हो जाएगा। तो फिजिक्स को लोग टफ बना दिया, रियल में ये टफ है नहीं। फिजिक्स डिपेंड करता है मेनली पढ़ाने वाले पर। पढ़ाने वाला आपका यदि सही है तो उसका एक एक पॉइंट समझ में आएगा। कैसे नहीं समझ में आएगा? इसको पढ़ने के लिए क्या ऊपर से आदमी आएगा यार, हम ही आप लोग ना पढ़िएगा। क्लियर है? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज। क्यों? बिकॉज मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल। मोनोपोल कहने का क्या मतलब है? मोनो मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। यानी सिंगल पोल संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा? ऑलवेज क्लोज होगा, ओपन नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट में क्या सिंगल चार्ज पॉसिबल नहीं होता था? क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज के कारण आप लोग लाइंस ऑफ फोर्स याद कीजिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्जेंट इन नेचर आया था, याद आ रहा होगा। लेकिन वही नेगेटिव चार्ज होता था तो केवल कन्वर्जेंट हो जाता था। तो सिंगल चार्ज तो पॉसिबल है ही, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट में जो होता था, स्टैटिक चार्ज के कारण लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज क्या था? ओपन था। लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो होता है लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज हो जाता है।
क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मे बी क्लोज, मे बी ओपन। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया होइएगा। बाकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो है सारा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैट वाला वैलिड होगा। इसमें भी दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टू पॉसिबल डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? एक्चुअली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं? यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं और जिधर जिधर भागेगा उधर उधर लाइन ड्रॉ करते जाइए। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि यूनिट नॉर्थ पोल इधर भी भागा, दो लाइन इंटरसेक्ट कर दिया मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर टेंजेंट डालते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। क्लियर है ना? तो आप खुद समझिए, यूनिट नॉर्थ पोल जिधर जिधर भागता है उधर उधर लाइन ड्रॉ करते हैं, वही क्या होता है? लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये यूनिट नॉर्थ पोल क्या, थोड़ा सा इधर जाएगा थोड़ा सा इधर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिसका मतलब कि दो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। और इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये दिमाग में रखना है कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज क्लोज होता है। क्यों? क्योंकि मोनोपोल पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखते हैं? टेंजेंट जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर ड्रॉ करेंगे तो क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में देखे थे। तो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए इसको। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट में आपको मैं बता चुका हूं। चलिए लिख लीजिए। व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये पूछता है और ये याद रखिएगा। और ये भी पूछता है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आते रहता है। तो पॉइंट लिखिए नेक्स्ट। एनी टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स can never intersect each other। अब ये IIT नीट वाला ये दिमाग में मत रखिएगा ये केवल 12th के लिए, तो यार 12th के लिए नहीं, ये पॉइंट जो लिखे ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको भी डाल सकता है, नीट वाले को भी, IIT वाले को भी। कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा क्यों? Because there will be two directions लिखिएगा, two directions of magnetic field at same point which is नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों? आपको क्या मैंने बताया था कि यूनिट नॉर्थ पोल जिधर जिधर भागेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो सेम पॉइंट पर क्या दो डायरेक्शन में जाएगा? कोई एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए सेम पॉइंट पर दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, the tangent drawn at any point of magnetic lines of force gives direction of magnetic field, direction of magnetic field at that point। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंट के लंब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी बात याद रखिएगा। देखिए जो लोग 12th का स्टूडेंट हैं,
ये वीडियो कितना बना करके दिया जाएगा। कंकरबाग मेरा सेंटर चल रहा है, वहाँ पे जिनको भी कहीं भी पटना में आप कहीं भी 12th में पढ़ रहे हैं तो देखिए मैक्सिमम जगह जो है आपको जो है ऐसा पढ़ाया जाता है कि 12th वाला गोल हो जाता है। वो ना तो नीट का पढ़ाते हैं, ना IIT का पढ़ाते हैं, ना 12th का पढ़ाते हैं, बीच में आपको लटका देंगे। तो कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो देखिए लाइफ दोबारा आने वाला नहीं है। आप दोबारा 12th दीजिएगा क्या? ऐसा तो होगा नहीं। तो कोशिश ये करना है कि 12th में परसेंटेज भी अच्छा लाना है। तो कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ करके तुरंत आ जाइए मेरे पास। लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है, पैसा तो आता और जाता है, लाइफ दोबारा आने वाला नहीं है। मैंने भी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी फंसा था। एक जगह केमिस्ट्री जो पकड़े थे तो वहाँ सारा पेमेंट भी कर दिए थे, लेकिन 1 मंथ तक मैंने पढ़ा। उनका पढ़ाई जो है ठीक था लगभग, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या था कि कोई खास न तो वो IIT के पढ़ाते थे, न तो 11th-12th पढ़ाते थे। वो एकदम बीच में लटका के छोड़ देते थे। हम कहे कि यार लाइफ बर्बाद करने से अच्छा छोड़ो इसको। तो पैसा मेरा चला गया। कोई पैसा लेकर के देता नहीं है, वो रख लेता है। लेकिन जैसे पैसा किसी का नाजायज रखता है तो उसको देता है। हम इतना ऑनेस्ट हैं कि किसी का पैसा निकलता है तो उसको जरूर रिफंड हम करते हैं। लेकिन आप 90% टीचर को देखिएगा, ऐसा लोग नहीं करते हैं। एक बार ले लिए दोबारा नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट वाला तो खास करके और करता है, 2 लाख 3 लाख ले लेता है, बच्चा को बीच में फंसा देता है और 3rd ग्रेड के टीचर से आपको पढ़वा दिया जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल कोचिंग में क्या होता है, जैसे कोई फिजिक्स अलग पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री अलग पढ़ा रहा है, इंडिविजुअल कोचिंग में सारा रिस्क उनका होता है। यदि बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो 100% जिम्मेदार वो रहेंगे और उनका कोचिंग लास्ट में इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल डूब जाएगा। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा कंप्लेन न करे। तो आप लोग से सजेशन ये भी हम देना चाहते हैं कि 2 लाख 3 लाख मत दीजिए, सीधे इंडिविजुअल कोचिंग को पकड़िए। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी अलग। बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी बॉटनी एक ही टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। उसमें भी यदि अलग अलग पकड़ना चाहते हैं पकड़ सकते हैं, लेकिन कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। एक ही टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। मैथ एक ही टीचर पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे। तो आप इधर उधर फालतू का पैसा बेकार बर्बाद करते हैं, सीधे आप इंडिविजुअल कोचिंग को पकड़िए और जहाँ कहीं नहीं समझ में तुरंत छोड़ के वहाँ से निकलिए। क्लियर है? और समझ में ना आता है, डाउट में जाते हैं, टीचर भगा देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। तो खास कर ये सब बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में होता है, वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर करके प्रचार करके बच्चा को किसी तरफ घर से बुला लेते हैं और यहाँ उसका पैसा जमा कराकर नौटंकी शुरू हो जाता है। 3rd ग्रेड का टीचर डाल देते हैं, बच्चा को न भी पसंद है, कितना भी बार कंप्लेन करता है, उसका सुना नहीं जाता है। तो ऐसे जगह जब नहीं सुना जाए तो वहाँ से छोड़िए, लाइफ बर्बाद कर रहा है। सीधे इंडिविजुअल कोचिंग में वहाँ पर क्या होगा कि उनका टोटल रिस्क रहता है, आपको अलग से दाव बता करके आपको अच्छा बना दिया जाएगा। लेकिन मैंने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, तो जनरली हम ब्रांड इंस्टीट्यूट में पढ़ाए थे, लेकिन एक पटना में एक लोकल इंस्टीट्यूट में तो मैंने पढ़ाया। लोकल कहने का मतलब रीजनल, ऑल इंडिया इनका ब्रांच नहीं है। तो वहाँ पर जो है मैंने पढ़ाते छोड़ दिया, और क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैंने छोड़ा। तो चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए मन से, और कहीं भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जहाँ कहीं समझ में ना आए तुरंत उसको छोड़िए और ज्वाइन कीजिए दूसरे जगह। तो आज का इतना ही, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़े। क्या क्या पढ़े एक बार चलिए रिपीट कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब द फिनोमेनन ऑफ
inducing EMF due to changing magnetic field is called electromagnetic induction. तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है इंडक्शन ऑफ ईएमएफ जो होगा किसी कंडक्टर के अक्रॉस, वही फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ए कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बराबर बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी आपको मैंने बताया कि उसका मैक्सिमम वैल्यू लीजिएगा तो -BA या +BA होता है। -BA और +BA दोनों में फर्क क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है, सेम है। फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बच्चों बताइए, 0 होता है। मैक्सिमम कितना, BA या -BA, क्लियर है ना। और फ्लक्स 0 कब होता है, जब एंगल क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो देखिए 0 दो केस में होगा, चाहे तो बी फील्ड 0 हो फिर भी 0 होगा, या एंगल 0 हो फिर भी 0 होगा। सॉरी, चाहे एंगल 90 डिग्री हो तो फिर भी 0 होगा, चाहे बी फील्ड 0 हो या एंगल 90 डिग्री हो। फिर आपको मैंने बताया मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है ऑलवेज क्लोज्ड होता है, और दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कभी करता है। क्यों? क्योंकि दो पॉसिबल डायरेक्शन हो जाएगा एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता। फिर आपको मैंने बताया कि टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। और एक पॉइंट और देख लीजिए, उसके बाद छोड़ देते हैं। क्लोजर द सेपरेशन बिटवीन लाइन्स क्या इंडिकेट करेगा? हायर वैल्यू। इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़े हुए। और स्मॉलर द सेपरेशन बिटवीन लाइन्स, कौन सा लाइन्स? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। लिखना क्या? बिटवीन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स greater will be value, and vice versa। and vice versa मतलब इसके उल्टा, जब लार्जर सेपरेशन होगा तो क्या होगा? स्मॉलर वैल्यू होगा। and vice versa, समझ गए? जैसे देखिए यहां पर नजदीक नजदीक है, यहां पर बी का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर देखिए दूर दूर है, तो यहां पर बी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। यानी पी पर बी ज्यादा होगा और क्यू पर बी कम होगा। समझ गए? ये तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी देखे थे। क्लियर है ना? चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए। यही होता है वीडियो में, क्या होता है कि ज़्यादा देर तक पढ़ाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वीडियो को अपलोड करने में भी टाइम टेकन हो जाता है, इसलिए छोटा वीडियो बनाना पड़ता है। ऐसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि 1.5 घंटे के मन से क्लास लीजिए तो प्राइस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप लोग कहीं भी पटना में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है 12th का, तो अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, वो जल्दी ज्वाइन कीजिए। और सिलेबस ख़त्म करने के बाद हम रिवाइज भी करेंगे कि 12th में अच्छा मार्क्स कैसे लाया जाए, तो उसका भी आपको उपाय बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको सिलेबस खत्म करके आपको भगा दिया जाएगा, नहीं, आपको बताया जाएगा कैसे मार्क्स अच्छा स्कोर कीजिए।
तो मार्क्स भी स्कोर करना जरूरी है। उसके बाद जैसे ही आप 12th दे दीजिएगा, 12th दे दीजिएगा, उसके बाद फिर बुलाएंगे आपको और अगले नीट का एग्जाम जो है देने के लिए आपको क्रैश कोर्स जैसा पढ़ा देंगे, उसका अलग से फीस नहीं लगेगा। यानी आपको 10,000 में ही 12th में जो पोर्शन है सारा आपको कवर करवा दिया जाएगा। 12th में मार्क्स कैसे अच्छा लाया जाए वो भी पढ़ाया जाएगा, और क्रैश कोर्स नीट के लिए जो किया जाएगा वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, नीट और IIT की। इसलिए कहीं भी पटना में पढ़ रहे हैं तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए और आइए ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए। तो लिखिए द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स through a closed surface in a uniform magnetic field, ऐसा लिखिए ना, इसको केप्ट इन लिखिए ज्यादा अच्छा लगेगा। केप्ट इन ए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड will be equal to 0. इलेक्ट्रोस्टैट में क्या था कि केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होता था, यहाँ पर दोनों में 0 होगा। ऐसा इसलिए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, ऑलवेज क्लोज होता है। तो जैसे मान करके चलिए कि कोई भी आप सरफेस क्लोज लीजिएगा, यही लाइन से फोर्स है, यहां पर कोई सरफेस यदि आप कंसीडर करते हैं तो देखिए जितना यहां पर इस सरफेस से, क्लोज सरफेस से, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो नॉर्थ से आउट होता है और साउथ में इन करता है। तो यहां पर देखिए इन भी हुआ है, आउट भी हुआ है, जितना लाइन इन किया उतना लाइन आउट किया। तो इनकमिंग इज इक्वल टू यदि आउट गोइंग होता है तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 होता है। क्लियर है? जितना लाइंस इन करता है उतना ही लाइंस यदि आउट हो जाए तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। जब आउट होता है तो प्लस लेते हैं, इन होता है तो माइनस लेते हैं, तो नेट जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ लाइंस एंट्री किया है उतना ही यदि लीव कर जाए तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 होता है। इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, दैट इज बी डॉट ds। ds क्यों लिए हैं? क्योंकि सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है ना, तो सब जगह डायरेक्शन एरिया वेक्टर का क्या होगा, चेंज होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेते हैं, तो यहाँ पर इधर हो गया, यहाँ पे इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर। क्लियर है? इसलिए मैंने स्मॉल एरिया कट किया है। तो स्मॉल एरिया लीजिएगा तो उसका तो डायरेक्शन फिक्स रहेगा, और ऐसा ऐसा एरिया बहुत सारा होगा, सबको जोड़ देंगे मतलब इंटीग्रेट, और नेट फ्लक्स क्या है, 0। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम, वहां पर गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, यहां पर क्या पढ़ेंगे, इन मैग्नेटिक। इसको हम लोग बोलते हैं गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटिक। इसको क्या पढ़ा जाता है बच्चों, बताइए? गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसेस थ्योरम पढ़े थे, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या है, 0 है। अरे यार ये नेट फ्लक्स ना है, इसी को फाई बराबर, फाई नेट बराबर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि बी डॉट ds नेट इसका फ्लक्स क्या हो जा रहा है, 0। तो गॉसेस थ्योरम जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यानी मैग्नेटिक में हम लोग नेट फ्लक्स क्या लिखते हैं, क्लोज सरफेस के कारण 0 लिखते हैं।
चाहे वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैट में जो गॉसेस थ्योरम पढ़े थे वहां पर गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, वहां पर कुलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, यहाँ पे कुलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म है, यहाँ पर गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं। वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले थे, यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोले। तो दोनों जगह सिमिलर है, एक को आप यदि ढंग से पढ़िएगा, दूसरा को रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। क्लियर है। तो आज इतना ही रहने देता हूं, और आप लोग कहीं भी पटना में पढ़ रहे हैं तो आप कंकड़बाग आ सकते हैं, बोरिंग रोड में भी है तो कोई खास ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से भी आ सकते हैं। और लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, नीट के लिए भी, IIT के लिए भी, और प्लस 12th एग्जाम के लिए। यानी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको 12th पार्ट से भी ज़्यादा डाल दिया जाता है, नीट में हो या IIT में हो। 11th में भी आपको जो है खासकर मैकेनिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डालता है, इसलिए 11th वाला पोर्शन भी सही होना चाहिए। तो आपको मात्र 10,000 फीस में ही आपको 12th का टोटल तैयारी करवा दिया जाएगा। और सब बच्चा पे हम ध्यान देते हैं, कितना भी आप गधा हो, कितना भी आपको कुछ भी नहीं है, उसको भी देखा जाता है। उसके बाद आपको 12th एग्जाम के लिए सबको टेस्ट लेकर के सुधारा जाएगा, प्यार से बाबू 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 भैया कह करके उसको सुधारा जाएगा। और उसके बाद 12th एग्जाम के बाद तुरंत एग्जाम दीजिएगा, और ये नहीं कि नाना कन चल जाइए, नानी कन जा करके चले जाइए, मौसी कन चले जाइए, दीदी के यहाँ, ऐसा नहीं करना है। तुरंत एग्जाम दीजिए और चले आइए। आने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा कि नीट का क्रैश कोर्स आपको ऑफलाइन कराएंगे, उसमें 11th और 12th दोनों करवाएंगे। नीट वाला का अलग से फीस हम क्रैश कोर्स वाले के लिए नहीं लेंगे। हाँ, जो अलग से क्रैश कोर्स बाहरी स्टूडेंट करेंगे, यानी जो 12th कर रहा है वो क्रैश कोर्स करेगा, उसका फीस नहीं लेगा। 11 जो किया वो भी, 11 12 भी किया वो भी क्रैश कोर्स में उसको फ्री एंट्री मिलेगा। लेकिन जो बाहरी बच्चे हैं वो ना तो हमारे यहाँ 11th पर हैं ना तो 12th पर हैं, तो उनको जो है अलग से फीस लगेगा। और उस क्रैश कोर्स का फीस ज़्यादा नहीं, मात्र जो है 4,000 रखा गया है। क्रैश कोर्स में बाहरी बच्चा 4,000 दे करके आ सकता है, लेकिन जो 12th का स्टूडेंट रहेगा उसको फ्री रहेगा। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ा है उसके लिए फ्री रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही। जय हिंद। आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और नेट और IIT क्रैक कीजिए। और 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, फेल हो जाइएगा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए 12th वाला पोर्शन अच्छा से करना जरूरी है। तो जल्दी आप ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन, जितना जल्दी होगा उतना ही बेहतर होगा। टाइम डिले मत कीजिए, डिले आइएगा पैसा वही लगेगा 10,000, तो क्यों हम डिले जाएं, तुरंत जा करके ज्वाइन कर लीजिए। तो पैसा जो 10,000 है सो वही लगेगा, इसलिए डिले मत कीजिए। पहले आ करके आप, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पैसा जमा होगा, आप आ करके 10 दिन क्लास कीजिए, उसके बाद जमा कीजिए। क्लियर है। तो पैसा पहले कहाँ जमा कराएगा, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उसको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वो ठीक से पढ़ाएगा नहीं, इसलिए वो देखता है कि पहले जमा करा लो ताकि बच्चा बंद जाए। या तुम पढ़ा करके उसको मोटिवेट करके ना ऐसा कर दो ताकि वो खुद पैसा करके जमा कर, तो पहला ही पैसा ले, पहला ही दान दक्षिणा दे दो, ये क्या तरीका है यार। तो मेरा शुरू से हिस्ट्री रहा है, पहले भी मेरा कोचिंग चलता था, पहले पढ़ लो, संतुष्ट होने के बाद उसके बाद तू जमा कर। तो हमको कॉन्फिडेंस है कि बच्चा को पढ़ाएंगे तो एक एक बात समझ में आएगा। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं रहा वो पहले पैसा जमा करा लेता है। चलिए आज इतना ही, और आप लोग अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिए।